नमस्कार बच्चों। आज हम अलंकार करेंगे कक्षा 10वीं में। इस बार जो है अलंकार आपको पेपर में पूछे जाएंगे 4 अंक के लिए। चलिए आपको बता दें कि अलंकार क्या होते हैं। अलंकार का अर्थ देखो, सबसे पहले तो आप ये 2 चित्र देखिए। 2 चित्र हैं महिलाओं के। इस 2 चित्रों में से आपको कौन सी वो महिला है वो ज़्यादा सुंदर लग रही है, जो बहुत सजी धजी लग रही है। जाहिर है आपको सभी को दाएं हाथ वाली आप बता सकते हैं कि ज़्यादा सुंदर तरीके से सुसज्जित यानी सजी हुई है। अलंकार का अर्थ होता है गहना या आभूषण। जैसे किसी भी स्त्री की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं अलंकार या आभूषण, उसी प्रकार से भाषा को भी, काव्य को भी और अधिक सुंदर बना देता है अलंकारों का प्रयोग। हिंदी भाषा में अलंकार वो हैं वे शब्द या अर्थ जो कविताओं की शोभा, काव्य चाहे दोहा हो, चाहे पद हो, चाहे कवित हो, सेवैया हो, चाहे कविता हो, इन सभी की जो शोभा बढ़ा देते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार सामान्य जीवन में हर मनुष्य स्वयं को सुंदर दिखाने के लिए गहनों का इस्तेमाल करता है, उसी तरह साहित्य को भी और सुंदर और प्रभावशाली और चमत्कारी बनाने के लिए अलंकार शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से 2 तरह के अलंकार होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार वो होते हैं जो अलंकार शब्दों के माध्यम से कविताओं को, काव्य को सुसज्जित करते हैं, सजाते हैं। यानी किसी भी कविता में कोई विशेष शब्द जो सुंदरता लाए उस कविता की या काव्य की, या उसका कोई पर्यायवाची शब्द रखने पर जब वो सौंदर्य लुप्त हो जाए तो वो सर्व शब्द अलंकार कहते हैं। शब्दालंकार के जो भेद हैं वो है अनुप्रास और यमक। अन्य भेद भी हैं, परंतु क्योंकि 10वीं कक्षा में केवल 2 ही शब्द अलंकार से अलंकार पूछे जाएंगे, एक पूछा जाएगा अनुप्रास और एक पूछा जाएगा यमक, तो आज हम केवल यही 2 अलंकार करेंगे शब्द अलंकार से। अर्थ अलंकार वो होते हैं जहाँ किसी वाक्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित हो, यानी अर्थ की वजह से सुंदरता बढ़ जाए, वहाँ अर्थ अलंकार होता है। अर्थ अलंकार के जो भेद आपको पूछे जाएंगे 10वीं कक्षा में इस वर्ष, वो हैं उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। सबसे पहले हम शब्द अलंकार, जैसे कि हमने 2 करने हैं, अनुप्रास और यमक, वो करेंगे। पहला अलंकार है अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण, जैसे आपको वर्ण तो पता है ना, 2 होते हैं हिंदी में, स्वर और व्यंजन, तो किसी भी वर्ण की आवृत्ति यानी रिपीटिशन, यानी दोबारा दोहराना, अगर कोई वर्ण बार बार दोहराया जाता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इससे जो है कविता में चमत्कार उत्पन्न होता है, वो और सुंदर लगती है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। च और च, 3 बार च की आवृत्ति है, 3 बार च की रिपीटिशन है, दोहराया गया है। इसीलिए इस सेंटेंस में, इस वाक्य में अनुप्रास अलंकार है, च वर्ण की रिपीटिशन होने के कारण। आइए और थोड़े से उदाहरण करें ताकि हमें और अच्छे से ये क्लियर हो जाए कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। देखिए म की आवृत्ति है और स की आवृत्ति है, यानी स रिपीट हुआ है 3 बार और म भी रिपीट हुआ है। ज़रूरी नहीं कि 3 बार रिपीट हो सकता है कि 2 बार रिपीट हुआ हो, एक ही बार दोबारा रिपीट हुआ हो, 3 बार हो या उससे ज़्यादा बार हो, 2 बार हो या 2 से अधिक बार हो, हमेशा ही अनुप्रास अलंकार होगा। देखिए, इसीलिए आपको अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पे जो म और स को लाल रंग से अलग से दर्शाया गया है। बंदौ गुरुपद परम पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। प की आवृत्ति है और स की आवृत्ति है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जैसे मैंने भी आपको कहा था कि हो सकता है 2 से ज़्यादा बार भी हो, 3 से ज़्यादा बार भी हो, तो भी वहाँ पे जो है
अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे र की 4 बार आवृत्ति है और प की 2 बार आवृत्ति यानी रिपीट हुआ है। जो खग हो बसे सो करो मिल, कालिंदी कुल कदम की डारन। क की आवृत्ति है 3 बार। कंकन कीनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। क की आवृत्ति है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। जैसे कि पहले हमने उसमें बताया था ना कि अगर उसका कोई पर्यायवाची शब्द अगर हम लगा देते हैं तो वो सुंदरता जो काव्य की है वो समाप्त हो जाती है। जैसे तनुजा की जगह अगर हम तरनी, तनुजा की जगह पे हम बेटी, तरनी बेटी, तट तमाल पेड़ बहु छाए, अगर हम तरुवर की जगह पेड़ कर दें तो इस तरह से जो है वो काव्य की सुंदरता खत्म हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर पर्यायवाची शब्द आने पर जब सुंदरता खत्म हो जाए तो पता चल जाता है कि अनुप्रास अलंकार है यहाँ पे, क्योंकि उसी की वजह से आपको पता चल रहा है कि जो वर्ण की आवृत्ति जो है उस कविता की पंक्ति को और सुंदर बना रही है। दूसरा शब्द अलंकार है यमक अलंकार। जब कविता में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा 2 बार यूज़ हुआ है। पहली बार काली घटा यानी काले बादल का घमंड घटा, दूसरी बार घटा का अर्थ कम है, पहली बार बादल है और दूसरी बार कम होना है, इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। आइए यमक अलंकार के थोड़े और उदाहरण देखें ताकि इसको हम और अच्छे से समझ पाएँ। कहे कवि बेनी, बेनी बयाल की चुराई लीनी। पंक्ति में बेनी शब्द को 2 बार दोहराया गया है, 2 बार उसकी आवृत्ति हुई है, रिपीटिशन हुई है। पहली बार बेनी में बेनी जो है कवि का नाम है और दूसरी बार बेनी का अर्थ चोटी है। रति रति शोभा सब रति के शरीर की। रति रति शब्द 3 बार यहाँ पे प्रयोग हुआ है पंक्तियों में। पहली बार रति रति का अर्थ है ज़रा ज़रा और दूसरी बार रति का अर्थ है कामदेव की सुंदर पत्नी रति। तो रति रति ज़रा ज़रा सी शोभा सब रति के शरीर की शोभा। यहाँ पे ज़रा ज़रा लिखने से भी उसका चमत्कार खत्म हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे यमक अलंकार है। और उदाहरण देखिए। कनक कनकते 100 गुना, माधकता अधिकाए, वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। कनक कनकते 100 गुना, कनक 2 धतूरा है एक अर्थ और एक जो है इसका सोने के अर्थ में है। माला फेरत युग गया, फिरा ना मन का फेर, मन का डार दे, मन का फेर। मन का यानी हृदय का और दूसरी बार मन का अर्थ मोती है कि माला एक एक मोती मोती फेर फेर के, माला में मोती होते ना, उनको फेर फेर के युग बीत गए, परंतु मन का जो लोभ लालच है वो नहीं खत्म हुआ। 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। एक बार 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। वो कह रहे हैं कि 3 बार खाती थी और 3 ही बेर खाती थी, तो 2 बार बेर शब्द का प्रयोग हुआ है, पर दोनों बार उसका अर्थ जो है वो अलग है। जब शब्द की आवृत्ति हो पर दोनों ही बार अर्थ अलग हो, या 3 जैसे हमने पहले देखा है कि 2 भी बार हुआ है और रति रति और रति 3 बार भी हुआ है, तो हर बार जो है अर्थ अलग, दोनों बार जब शब्द प्रयोग होने पर उसका अर्थ हर बार अलग हो तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। अब दूसरा हम अब ये तो हमारे हो गए शब्द अलंकार, अब हम करेंगे अर्थ अलंकार। 10वीं कक्षा में जो अर्थ अलंकार आ रहे हैं वो आपके 4 ही अलंकार हैं। तो पहला अलंकार हम करेंगे उपमा। अगर आपको याद हो कि जब हमने समास किए थे तो मैंने आपको समझाया था कि उपमेय और उपमान क्या होता है। उपमान होता है जिससे तुलना की जाती है, वो सिंबल्स जिनसे हम कंपैरिजन करते हैं। लाइक जैसे हम कहते हैं बेसिकली, जैसे चांद से बहुत ज़्यादा कंपैरिजन होता है कि चांद चंद्रमा के समान सुंदर मुख, कमल के समान सुंदर चरण, कमल के समान सुंदर नयन, ऐसी चीज़ें जिनसे तुलना की जाती है वो उपमान कहलाते हैं।
और उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है, जिन वस्तुओं की तुलना की जाती है उन्हें उपमेय कहते हैं। तो उपमा, ये आपको मैंने समास में भी समझाया था, एक बार उपमा अलंकार करते हैं। उपमा अलंकार के जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है वो बहुत आराम से हम समझ सकते हैं। सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरिस के समान आदि शब्द जो हैं जहाँ पे और प्रयोग हो वहाँ हमें फटाफट से पता चल जाएगा कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरिस के समान आदि शब्द जहाँ प्रयोग होते हैं वहाँ पे शब्द अलंकार होता है। उपमा अलंकार की पहचान देखिए। उपमा अलंकार कर कमल सा कोमल, कर यानी हाथ, कमल सा कमल के समान कोमल है, कमल सा आ गया ना। नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा, गगन सा नीले गगन सा शांत हृदय, जैसे नीला गगन रोता है वैसे शांत हृदय रो रहा। उपमा अलंकार पीपल पात सरिस मन डोला, मन को पीपल के पत्ते के समान बताया गया है। मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है, इसलिए उपमा अलंकार है। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राखी थी ढेरी, फूल सी कोमल बच्ची की तुलना किससे करी गई है? फूल से, इसीलिए यहाँ उपमा अलंकार है। अगला अलंकार है रूपक अलंकार। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को उपमान ही बता दिया जाता है, यानी उपमेय और उपमान का अलग हो अभिन्नता दर्शाई जाए, अलग होना पता ही ना चले, वहाँ रूपक अलंकार होता है। मतलब देखो, जैसे उपमा में तो हमें पता चल गया कि भाई किससे तुलना की जा रही है, लेकिन जहाँ पे तुलना बिल्कुल समाप्त जैसी हो जाए वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मैया मैं तो चांद का खिलौना लूँगा। अब बच्चे को खिलौना चाहिए और उसको चंद्रमा जैसा ही खिलौना चाहिए, तो खिलौने और चंद्रमा बिल्कुल एक ही हो चुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरि राय, मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। चरण और कोमल की जो तुलना है वो लगभग ख़त्म हो गई है, तो इसीलिए यहाँ रूपक अलंकार है। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छुपाए। शशि मुख, यहाँ पर मुख जो है शशि के जैसा ही हो चुका है, इसीलिए रूपक अलंकार है। मन गागर मनसा हरि, बूढ़े बड़े अनेक। यहाँ पे देखिए मन पर सागर, मन को बिल्कुल सागर ही बना दिया गया है। मनसा यानी इच्छा को लहर बना, मनसा लहरी, मनसा को जो मन की भावनाओं को लहर भी बना दिया गया है। तो उनके भेद जो है, उनका जो अंतर है वो दिखाई ना देने का, उपमेय और उपमान का भेद यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति अलंकार सरल है, जानना समझना भी। अतिशोक्ति, अतिशय है उक्ति, इसका अर्थ होता है अतिशय का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर, और उक्ति का अर्थ होता है कथन या बात। तो जब कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही जाए तो उसे अतिशोक्ति अलंकार कहा जाता है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। देखो, चेतक का वर्णन जो है बहुत बड़ा चढ़ा के किया है कि जब तक राणा ने सोचा कि नदी के उस पार कैसे पहुंचा जाएगा, तो इतनी देर में तो चेतक ने पूरी नदी की छलांग लगा दी थी, असंभव है। तो यहाँ पर अतिशोक्ति की बहुत बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई थी अच्छी तरह से कि तब तक तो सारी लंका जल गई और सारे राक्षस जो है वो भाग गए।
ये भी अतिशोक्ति है, बहुत बड़ा चढ़ा के कि आग लग भी नहीं पाई ढंग से और पूरी लंका जल गई, तो बड़ा बहुत बड़ा चढ़ा के वर्णन है। देख लो साकेत नगरी है यह, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। साकेत नगरी की विशेषता बताइए कि ये साकेत नगरी है जो स्वर्ग जैसी ही स्वर्ग में मिलने जा रही है। धनुष उठा ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। जैसे ही अर्जुन ने धनुष उठाया और उस पर प्रत्यंच बाण चढ़ाया तो क्या हुआ, धरती आसमान नदियाँ सब कांपने लगे, सभी जीवों के प्राण ऐसे हो गए जैसे निकल ही गए। तो बढ़ा चढ़ा के वर्णन है। अगला है मानवीकरण अलंकार, जहाँ पर अमूर्त चीज़ों पे मूर्त भावनाओं का आरोप हो। जैसे हम कभी कहने लग जाते हैं कि जैसे हम कभी कहते हैं ना, कभी कोई किसी बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत गंदी होती है और हम बोलते हैं कि बेटा अगर ये बुक्स बोल पाती तो तुम्हें पता नहीं क्या क्या बोलती, इतनी गंदी हैंडराइटिंग तुम लिखते हो। तो ऐसे ये वो बोल नहीं पाती, लेकिन जहाँ पर कवि जो है कल्पना करते हैं कि अगर ये बोलती, अगर कुछ कहती तो क्या होता, वो कल्पना है कवियों की। तो जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, फूल को कभी किसी ने हंसते नहीं देखा, ना ही कलियों को मुस्कुराते देखा है। तो मानवीकरण अलंकार है अमूर्त चीज़ों पे मूर्त भावनाएं, यानी कि जो चीज़ों पे, इन सारी चीज़ों पे मानवीकरण, क्योंकि ह्यूमन फीलिंग्स को यहाँ पर डाला गया, पर्सोनिफिकेशन है ये। कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं, जब कलियाँ दरवाज़ा खोल खोल के झुरमुट में मुस्काती हैं। कभी होता है ऐसे कि कलियाँ दरवाजे खोले और झुरमुट में मुस्काएं, तो ये मानवीकरण अलंकार है। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, बादल आए बहुत सुंदर सा तरीके से सज धज के बन सवर के, तो ये सब जो है मानवीकरण अलंकार है। मेघ में आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी, शाम को सुंदरी बना दिया गया है, परी सी, परी के जैसी, धीरे धीरे धीरे, है ना। देखो इसमें मेघ आसमान से उतर रही, संध्या सुंदरी आसमान से उतर रही है, धीरे ध ध ध भी है, आवृत्ति भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से, आपको आई होप कि आपको अलंकार बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि हमने जो हमारे कोर्स में 10th के इस बार केवल 6 ही अलंकार हैं, और वो है शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार के 2 ही भेद आएंगे हमें, अनुप्रास और यमक, और अर्थ अलंकार के आएंगे उपमा, रूपक, अतिशोक्ति, मानवीकरण। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से जो है वो समझ आ गया होगा। धन्यवाद।